सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइंस के चैप्टर 6 टिश्यू क्लास 9th के टॉपिक एनिमल टिश्यू को कवर करने जा रहे हैं। तो एनिमल टिश्यू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। इसमें बेसिकली आपका सारा चैप्टर ही कवर हो रहा है। तो पहला टॉपिक है एपिथेलियम टिश्यू। तो हमारे पास एनिमल टिश्यू में अलग अलग टाइप्स के टिश्यू होते हैं, जैसे कि एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, इस टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एपिथेलियम टिश्यू पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है, व्हाट आर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? द कवरिंग और द प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। अब जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, हमारी बॉडी को कवर करते हैं, वो प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी में। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर एपिथेलियम टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। तो हमें उसकी लोकेशन बतानी है। तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो ये वाला क्वेश्चन उसकी लोकेशन को बताता है। एपिथेलियम टिश्यू क्योंकि वो कवरिंग करता है, तो वो हमारी कैविटीज़ के अराउंड पाया जाएगा, हमारे ऑर्गन्स के आसपास पाया जाएगा। तो एपिथेलियल टिश्यू कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी। इसको हम एपिथेलियल भी बोलते हैं, इसको हम एपिथेलियम भी बोलते हैं। सो वी कैन कॉल इट इन बोथ द वेज। नेक्स्ट, द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वुलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो ये कह रहे हैं कि जो स्किन है, स्किन में भी हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में भी एपिथेलियल टिश्यू है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल में भी एपिथेलियम टिश्यू है, लंग्स एल्वुलाई में भी एपिथेलियम टिश्यू है, एंड किडनी ट्यूब्यूल्स में भी एपिथेलियम टिश्यू है। Enlist some structural feature of epithelial tissue। अब हम उसके स्ट्रक्चरल फीचर बताने की वो दिखता कैसा है। Cells of epithelial tissue are tightly packed and form a continuous sheet। क्योंकि वो प्रोटेक्टिव लेयर का काम करते हैं, तो प्रोटेक्शन में तो हमको टाइटली पैक होना पड़ेगा, उनके सेल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो, ये एपिथेलियल टिश्यू है। टिश्यू बेसिकली सेल से बना होता है, सेल से बना होता है तो सेल्स ऐसे ऐसे पैक हो रखे होते हैं साथ साथ, मतलब चिपके चिपके होते हैं, ताकि उनके बीच में कोई स्पेस ना हो, तब जाके वो टिश्यू बनाते हैं। और ये जो एपिथेलियल टिश्यू, इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करना। इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करना। तो क्योंकि ये प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करता है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको टाइटली पैक होना पड़ेगा, बिकॉज इट हैज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू फॉर्म कॉन्टीन्यूस शीट्स, ताकि वो कॉन्टीन्यूस शीट्स प्रोवाइड कर सके। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है, its cell have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular spaces। अब फिर से, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है, तो इसके सेल्स के आसपास बहुत स्मॉल अमाउंट का सीमेंटिंग मटेरियल होता है बिटवीन देम, और जिसमें इंटरसेल्युलर स्पेस तो ऑलमोस्ट नो, मतलब बेसिकली होता ही नहीं है, फिर भी ना के बराबर थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत। Regardless of type of epithelium tissue, it is separated from underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane। जो ये जो एपिथेलियम टिश्यू है, इसको हम सेपरेट करते हैं एक टिश्यू से, एक अंडरलाइन टिश्यू है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे कि ये अगर एक टिश्यू का डायग्राम है, तो ये उसका न्यूक्लियस है, और ये जो इसको हम सेपरेट कर रहा है, ये चीज़, ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, इन लिस्ट द रोल, सिग्निफिकेंस और फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब हमें इसमें एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन बताना है। तो क्योंकि बहुत सिंपल सा है, प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है, ये बैरियर की तरह काम करेगा। और एक और नया है कि इसमें अभी हम पढ़ते हैं आगे। तो एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी टू प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यू। तो जो एपिथेलियम टिश्यू है, वो ना हमारे ऑर्गन्स को कवर करता है और कैविटीज़ को कवर करता है विद इन द बॉडी टू प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यू। टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है कौन? एपिथेलियम टिश्यू, मतलब अंदर की टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है एपिथेलियम टिश्यू। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। देखो, टिश्यूज़ और सेल्स को बना के टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज़ को बना के हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स को बना के हमारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। तो टिश्यूज़ से हमारे बनते हैं ऑर्गन्स। तो अलग अलग ऑर्गन्स को, ऑर्गन सिस्टम को सेपरेट करने में भी टिश्यू बहुत काम करता है, क्योंकि कवरिंग प्रोवाइड करता है, तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे सेपरेट करने में तो ये हेल्प करेगा ही करेगा, बैरियर प्रोवाइड करेगा। सो इट फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेट।
And the last point says the permeability of the cell of various epithelial plays an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment and also between the different parts of the body. आप ये कह रहे हैं परमिएबिलिटी का मतलब होता है इजीली अंदर बाहर आना जाना, यानी मतलब इजीली अंदर बाहर आना जाना ऑफ द सेल ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलियम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स. हाँ, तो ये कह रहा है कि सेल्स में या टिश्यूज़ में जो परमेबिलिटी होती है, उनके अंदर बाहर जाने की एबिलिटी जो होती है, उसको वो जो है वो इनका हेल्प करता है, एपिथेलियम में वो हेल्प करता है अलग अलग मटेरियल्स का एक्सचेंज करने में हेल्प करता है बॉडी के और बॉडी से बाहर भी इन्वायरमेंट में. कहने का मतलब है कि अगर ये एक बॉडी है तो इस बॉडी में जो सेल्स या टिश्यूज़ हैं उनकी परमिएबिलिटी यानी कि अंदर बाहर जाने की जो मटेरियल्स की एबिलिटी होती है उसमें हेल्प करता है, उनके एक्सचेंज में हेल्प करता है. मटेरियल्स के एक्सचेंज में मतलब बॉडी के अंदर भी जो मटेरियल्स का एक्सचेंज होगा और बॉडी के बाहर और बॉडी के बाहर के इन्वायरमेंट और बॉडी के अंदर जो मटेरियल्स का एक्सचेंज होगा उसमें भी ये टिश्यू हेल्प करता है. तो इट हेल्प्स इन द परमिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स from the body's internal environment to the body's external environment. The permeability of the cell of various epithelium plays an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment and also between different parts of the body. मतलब बॉडी के अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स के बीच में बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 सेज नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू. 4 टाइप्स के एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, 4 भी नहीं होते वैसे और भी होते हैं. सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू. इसके बाद सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम भी होता है, अभी होते हैं वैसे इसमें क्यूबॉइडल की भी होती है. विल गॉट टू नो इट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू. सिंपल स्क्वेमस, अब देखो अब ध्यान से देखना, जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं उनको हम थ्री टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. पहला, उनको उनकी लेयर्स के बेसिस पे, मतलब इन बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई करते हैं. लेयर्स के बेसिस पे, सेल की शेप के बेस पे और फंक्शन की बेस पे. लेयर्स की बेस पे मतलब अगर वो 1 लेयर का एपिथेलियम टिश्यू है, अगर उसमें 1 लेयर का एपिथेलियम टिश्यू है देन वी से इट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू. देन वी से दिस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू. अगर वो मोर देन 1 लेयर है तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू. सेल की शेप में बात करें, अगर वो फ्लैट है तो हम उसको स्क्वेमस बोलते हैं. अगर वो पिलर लाइक है तो हम उसको बोलते हैं कॉलमनर. अगर वो क्यूब की शेप में है तो हम उसको बोलते हैं क्यूबॉइडल. और फंक्शन की बेसिस में उसको हम सिलिएटेड, जर्मिनल, ग्लैंड्यूलर, सेंसरी. जर्मिनल और सेंसरी हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको भी छोड़ देते हैं. सिलिएटेड और ग्लैंड्यूलर हमारे सिलेबस में है. सिलिएटेड में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और एक होता है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम. तो इनको हम इन 3 बेसिस में क्लासीफाई करके इजीली हम कर सकते हैं. इनके जो हम कहाँ कहाँ में प्रेजेंट होते हैं वो अभी हम जानेंगे और अच्छे से डिटेल में. तो क्वेश्चन आंसर में वापस आते हैं. जब उसकी 1 लेयर होगी तो उसको हम बोलेंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू. उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सेल्स ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम आर थिन, फ्लैट एंड इरेगुलर विच फिट लाइक अ फ्लोर टाइल्स टू फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग. तो ये इस टाइप के सेल्स हैं जो बहुत थिन होते हैं, ऑब्वियसली फ्लैट होते हैं और इरेगुलर होते हैं, जैसे कि वो टाइल्स की तरफ फिट हो रखे हों, क्यों डेलिकेट लाइनिंग बना सकें. द न्यूक्लियाई लाई इन द सेंटर ऑफ द सेल्स. इनका जो न्यूक्लियस होता है वो उनके सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है. लोकेशन कहाँ पे होती है? एल्वेलाई ऑफ लंग्स एंड लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. एल्वेलाई ऑफ लंग्स एंड लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. अब देखो सिंपल है, 1 लेयर है, इसका मतलब यहाँ पे इनको ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं चाहिए. जैसे कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है उसको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि स्ट्रैटिफाइड मीन्स मोर देन 1 लेयर्स, तो उसको ज़्यादा अच्छी कवरिंग चाहिए. मतलब उस ऑर्गन को ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन चाहिए. जैसे कि स्किन में प्रेजेंट होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, टंग में होता है, फेरिंग्स में होता है, यानी कि स्किन में हमें प्रोटेक्शन चाहिए होती है. दैट इज़ वाई देयर इज़ मोर देन 1 लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू. टंग में भी, फेरिंग्स में भी, इन जगह में हम भी रिक्वायर प्रोटेक्शन. So they form a delicate lining. They are thin, flat and irregular. इनका न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इनकी लोकेशन है alveoli of lungs and lining of blood vessels. फंक्शंस के पे आते हैं इनके. तो फंक्शंस इनके हैं
Simple squamous epithelium protect the underlying tissue from the injury and germs. बस ये भी बहुत इजी सा है कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का फंक्शन क्या है कि हमें जो हमारे अंदर टिश्यूज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा इंजरीज और जर्म्स से. इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम इंजरी एंड जर्म्स. सेकेंड इनका फंक्शन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स. क्योंकि लंग्स में प्रेजेंट होता है तो लंग्स एल्वेली ऑफ लंग्स में होता है तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करेगा क्योंकि इनकी परमिएबिलिटी भी होती है. तो जस्ट कि लंग्स में प्रेजेंट होता है तो उसमें इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस क्योंकि ये परमिएबल होता है दैट इज़ वाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी ये हेल्प करता है. इट ऑल्सो डज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द सेल एंड द ब्लड. तो वैसे पहले वाला पॉइंट ऐसा है जो एपिथेलियम का फंक्शन था थर्ड पॉइंट में ये उसी से रिलेटेड है. इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल्स एंड द ब्लड. क्वेश्चन नंबर 7 says to describe the structural location and function of cuboidal epithelium tissue. क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू पे आ गए हैं हम. अब हमने इसका स्ट्रक्चर एक बार डायग्राम देख लेते हैं कि हमें थिन फ्लैट इरेगुलर शेप के सेल्स बनाने हैं. उसके बाद उनके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाना है दैट इज़ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन जो अब मैंने आपको बताया था. और न्यूक्लियस इनका जो न्यूक्लियस है वो हमें कहाँ बनाना है सेंटर में बिकॉज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का न्यूक्लियस सेंटर में लाया करता है और ये थिन फ्लैट और इरेगुलर सेल्स हैं तो इनको आप ऐसे नेम भी कर सकते हो कि थिन फ्लैट सेल्स इरेगुलर सेल्स न्यूक्लियस को लेबल करोगे और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको भी ऐसे आप नेम कर दोगे बेसमेंट मेम्ब्रेन. 7th question says to describe the structure function and location of cuboidal epithelium tissue. तो अब हम इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं. स्ट्रक्चर इसका है कि सेल्स ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम आर क्यूब लाइक इन शेप. ऑब्वियसली क्यूबॉइडल एपिथेलियम है तो क्यूब लाइक शेप के सेल्स होंगे. नेक्स्ट द न्यूक्लियाई लाई इन द सेंटर ऑफ द सेल. इसमें भी न्यूक्लियस सेंटर में होता है. तो डायग्राम देख लेते हैं. क्यूब लाइक शेप का है तो फिर ऐसा होगा क्यूब लाइक शेप में क्यूब टाइप की शेप में स्क्वायर क्यूब. So they are like cube-like cells. Nucleus is present in the center, and again this is the extracellular basement membrane. That is now coming to the location of cuboidal epithelium tissue. So it is present in kidney tubules and lining of ducts of salivary glands. Kidney tubules में present होता है and salivary glands के lining of duct में present होता है. इसका function है that it provides mechanical support. ये है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू. ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू क्या है कि ये क्यूबॉइडल की ही एक सब डिवीज़न है. इसमें क्या होता है कि ये जो क्यूब है ना क्यूब लाइक शेप बेसिकली ऐसी होती है ऐसे होती है. क्यूब लाइक शेप बेसिकली ऐसे होगी क्यूब लाइक शेप. ये ना इन्वर्ट हो गया है ये अंदर की तरफ इन्वर्ट हो गया है बेंड हो गया है और इससे ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू बन गया है. तो पहले इसके बारे में जानते हैं. Sometimes a portion of cuboidal epithelium folds inwards and form a multicellular gland and this is called glandular epithelium. कभी कभी क्या होता है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम एक पोर्शन उसका अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है and it forms a multicellular gland which is known as glandular. So क्यूब लाइक ऐसे होगा वो ऐसे अंदर की तरफ इनवर्ट फोल्ड हो गया है जिससे वो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम बना रहा है एंड इट इज़ अ मल्टी सेल्यूलर टिश्यू. 1 2 3 इतने सारे सेल्स हैं इसमें मल्टी सेल्यूलर हुआ एंड ये इसमें डक्ट है. ये इसका ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू है एंड दिस इज द सेक्रेटरी यूनिट. दिस इज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू. कॉलमनर मतलब पिलर लाइक शेप में होगा. सो इसके स्ट्रक्चर लोकेशन और फंक्शन पे आते हैं. इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. कॉलमनर मतलब पिलर लाइक शेप का. सेल्स आर मोर टॉल एंड लेस वाइड. इसमें जैसे जो क्यूबॉइडल था वो वाइड ज़्यादा थे बट टॉल नहीं थे बट दीज आर मोर टॉल एंड लेस वाइड. ज़्यादा लंबे और चौड़े कम है. सो दे हैव अ पिलर लाइक शेप प्लेस्ड साइड बाय साइड. दूसरे के साइड बाय साइड एंड दे हैव पिलर लाइक शेप्स. न्यूक्लियस इज सिचुएटेड नियर द बेस. जो न्यूक्लियस थे वो उनकी पेरीफेरी में होता है मतलब बेसिकली उनके बेस के पास होता है. बेस मतलब यहाँ पे कहीं बेस के पास होगा न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होगा. लोकेशन कॉलमनर है तो कॉलम में पिलर लाइक शेप इसका स्ट्रक्चर है. तो पिलर लाइक शेप्स हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती हैं. इंटेस्टाइन में. इंटेस्टाइन ही ऐसे कॉलमनर शेप में होती हैं पिलर लाइक शेप में होती हैं ऐसे कॉलम वाले सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं. तो
इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ओविडक्ट्स, यूट्रस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये सारे कॉलमनर शेप में होते हैं, मतलब ये सारे मतलब इनमें थोड़ी थोड़ी कॉलमनर शेप होती ही होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी होती है। तो इन सब जगहों में कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट है बिकॉज दे हैव पिलर लाइक शेप्स। तो यहाँ इन सब में पिलर लाइक शेप्स थोड़ी थोड़ी प्रेजेंट होती हैं। सो दैट इज़ वाई कॉलमनर एपिथेलियम इज़ प्रेजेंट इन दैम। अब इसके फंक्शंस पे आते हैं। Columnar epithelium helps in absorption and secretion as in the inner lining of intestine. जो कॉलमनर एपिथेलियम है वो किस में हेल्प करता है? एब्जॉर्प्शन में करता है हेल्प, और सिक्रीशन में करता है। जैसा कि इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो वहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है खाने का, तो वैसे ही कॉलमनर एपिथेलियम एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करता है। कॉलमनर एपिथेलियम फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस एपिथेलियम बैरियर। जो एपिथेलियम बैरियर होता है ना, उसके आसपास कॉलमनर एपिथेलियम मूवमेंट में हेल्प करता है। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट cells have cilia that can move and push the mucus forward to clear it. This type of epithelium is called ciliated columnar epithelium. So ciliated columnar epithelium और glandular epithelium जो है ये सारी सब डिविजन्स हैं। ciliated columnar epithelium columnar epithelium की सब डिविजन है, और glandular epithelium टिश्यू क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू की सब डिविजन। इसमें क्यूबॉइडल टिश्यू ऐसे अंदर की तरफ इन्वर्ट हो जाता है तो वो क्यूबॉइडल बन जाता है, सॉरी ग्लैंडुलर बन जाता है। देखो ऐसे जो क्यूबॉइडल टिश्यू था ये ऐसे अंदर की तरफ, ये जो क्यूब शेप के बॉक्सेस थे, सेल्स थे, वो अंदर की तरफ इन्वर्ट हो गए तो दे फॉर्म्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, एंड वहीं तो इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इनमें सीलिया, उन सेल्स के पास सीलिया होते हैं जो उनको म्यूकस में पुश करने में हेल्प करते हैं, विच कैन मूव द एंड पुश द म्यूकस फॉरवर्ड ताकि टू क्लियर इट, ताकि उसको क्लियर कर पाएँ। तो जब वो ऐसा करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो वो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू बन जाते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसकी शेप क्या है? Tall and lessified, that is a pillar-like shape which is placed side by side. Nucleus is situated near the base, not in the center. क्योंकि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, तो इनका फंक्शन भी उसी से रिलेटेड है। पहला फंक्शन तो किससे रिलेटेड है? इंटेस्टाइन से, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में, यानी कि एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करता है क्योंकि ये इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है जैसे कि। और कॉलमनर एपिथेलियम बैरियर के आसपास मूवमेंट में हेल्प करता है, और क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है तो इनमें सीलिया होते हैं विच कैन पुश एंड मूव द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट, एंड दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज नोन एज सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सेकेंड क्वेश्चन says to describe the structure, location and function of stratified squamous epithelium tissue. Stratified squamous epithelium tissue मतलब more than one layers of squamous epithelium tissue. Structure, squamous epithelium cells are arranged in many layers in a pattern. ये एक पैटर्न में बहुत ज़्यादा लेयर्स में, मतलब काफ़ी लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, तो दैट इज़ वाई दे फॉर्म स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की ही बहुत सारी लेयर्स में एक पैटर्न बना के ये लोग फॉर्म करते हैं। लोकेशन है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ज़्यादा लेयर्स होंगी तो प्रोटेक्शन ज़्यादा अच्छी चाहिए होगी, और ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन भी रिक्वायर इन स्किन, टंग, फेरिंग्स। वेरी सिंपल। नेक्स्ट कम्स द फंक्शन। Stratified squamous epithelium protects the body part from wear and tear. बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि उसमें ज़्यादा लेयर्स प्रेजेंट है, प्रोटेक्शन ज़्यादा करनी है, तो इट हेल्प्स इन wear and tear. इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम wear and tear. बहुत सिंपल। अब कॉलमनर एपिथेलियम जो हमने, इसका डायग्राम भी आया नहीं था तो उसका डायग्राम यहाँ पे है कॉलमनर एपिथेलियम का। कॉलमनर एपिथेलियम बस ऐसी लॉन्ग पिलर लाइक सेल्स, टॉल सेल्स where the nucleus is present near the base. बेस ये रहा, इस बेस के पास ही है, सेंटर में नहीं है, सेंटर में यहाँ नहीं है, बेस के पास है। टॉल सेल्स, न्यूक्लियस यहाँ पे है, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन तो सब में ऐसे ही होता है, दैट अलाइन एंड देन डैश 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 एंड अगेन अलाइन, दैट्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट था, इसकी ही सब डिविजन थी सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इसमें बस कुछ नहीं है, सेम डायग्राम है, बस हमें सीलिया बनानी है। सीलिया आर लाइक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ऐसे ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस बनानी है, एंड दीज आर नोन एज सीलिया। Again, the nucleus is near the base, and this is the basement membrane, and it is ciliated columnar epithelium. Nothing very difficult. Only you have to make pillar-like structures side by side.
and it will just form columnar epithelium, and you have to make the basement membrane also. And in this ciliated columnar epithelium you have to just make the cilia, which are nothing other than hair-like projections. And this is the diagram of stratified squamous epithelium. First of all, you have to make one square surface here, another one here, and another one here. You have to make 3 surfaces, 1, 2 and 3. And nothing you have to do, you have to just draw lines like just again assume anything. आपको कहीं भी ऐसे lines draw करनी है, ऐसे ऐसे एक पैटर्न सा बनाना है ऊपर, तो इसमें हम flattened squamous surface cell at apical surface. और फिर आपने बहुत सारे सेल्स बना देने हैं ऐसे ऐसे इन दोनों सरफेस में. आपने पहले नीचे एक ऐसी लाइन डालनी है, एक ऐसे शेप की लाइन डालनी है दोनों तरफ से, उसको डबल लाइन करनी है, उसके नीचे एक और लाइन डालनी है. एंड देन यू हैव टू मेक मल्टीपल सेल्स. यहाँ पे सेल, हर जगह सेल बना के न्यूक्लियस बना देना है. दैट इज सिंपल. देन यू हैव टू जस्ट शो दैट इट इज़ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू. एंड जो आपने यहाँ पे लाइन बनाई है, यू हैव टू शो इट दैट इट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू. एंड जो आपने डबल लाइनिंग करी थी, दैट इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज हमने एपिथेलियम टिश्यू कवर किया था. बाकी कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.